चाहे वो कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए हो या फिर कुछ भी, किसी का रेफरेंस कुछ भी हो, बस किताब की हो। और रेफरेंस का अच्छा, मतलब 8 जो नंबर रूम कौन सा एक्चुअली है? दैट हैज बीन रेफर्ड इन द रिसर्च वर्क, जिसको रिसर्च वर्क के अंदर अच्छा सुनो ना, मेंशन किया गया है, अगर 8 जिस नंबर रूम चीज का में एक्चुअली रिसर्च के अंदर जिसको विश्वदा का रूम तो नहीं मेंशन है? किया गया है कि ये वाला पार्ट इस विश्वनाथ वाली बुक रूम से ए लिया है। वाला है, तो मतलब आप 8 है, ऐसे समझ तो लीजिए ओके वो 8 कि में ये जा जो रहा है, पूरा है, तो हम ये लोग क्या दो हो जाएगा, दो ये वाले पूरे में का ले पूरा क्या हो लेंगे। जाएगा, कहाँ इसको पर आप बोल विश्वनाथ दोगे रूम? बिब्लियोग्राफी। विश्वनाथ नहीं जाएगा, वो जाएगा, ये ये ऑक्सफोर्ड में पूरी की जाएगा। पूरी क्या हो जाएगी, बिब्लियोग्राफी हो जाएगी। और इसके अंदर मेरे का को एक टेंशन हिस्सा नहीं है, रेफरेंस हो जाएगा। नाजिब नाजिब को ठीक ले है, रहा है। ये पूरी की तुमको पूरी कहा गया? बिब्लियोग्राफी हो जाएगी। और इसके अंदर का हिस्सा क्या हो जाएगा, रेफरेंस। तो रेफरेंस छोटा हिस्सा हो जाएगा और बिब्लियोग्राफी क्या हो जाएगी, एक बड़ी टाइप हो जाएगी, बड़ा पार्ट बन हाँ जाएगा। हाँ क्या बन जाएगा, बड़ा पार्ट बन जाएगा। क्लियर है, हाँ हाँ, समझ आ गया बेटा? चलो, अगर आप रेफरेंसिंग का पहले रेफरेंस का मीनिंग समझने की कोशिश करें। रेफरेंस का मीनिंग क्या हुआ समझ लो। रेफरेंस कैन बी अंडरस्टूड बाय द एक्ट ऑफ गिविंग क्रेडिट और मेंशनिंग द नेम ऑफ समवन और समथिंग। ठीक है, जिसको मेंशन कर रहे हो इन रिसर्च मेथड, इट इज द आइटम व्हिच यू हैव रिव्यूड एंड रेफर्ड टू इन योर रिसर्च वर्क। मतलब जिसको आपने रिव्यू किया है, जिसको मेंशन किया है, जिसको आपने क्रेडिट दिया है, जिसको भाई आपने यहाँ पर वो एक्नॉलेज गार्ड किया आएगा ना, है, जिसको आपने एक्नॉलेज किया है कि ये वाली मैंने सेम रिसर्च यार। का ये वाला एलिमेंट यहाँ से लिया है। इट इज नथिंग बट वे ऑफ एक्नॉलेज और इनडायरेक्टली शोइंग ग्रेटिट्यूड। तो रेफरेंस का मतलब यही होता है कि आप बस उसके प्रीवियस राइटर को या जिसने भी वो कंसेप्ट दिया है उसको एक्नॉलेज कर रहे हो, उसको क्या कर रहे हो, उसको ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, उसको बस एक्नॉलेज कर रहे हो, उसको ग्रेटिट्यूड दे रहे हो कि भाई ये इस बंदे की तरफ से। अगर आप क्रेडिट नहीं देते, यू डोंट गिव द क्रेडिट, अगर आप क्रेडिट नहीं देते हो तो वो क्या हो जाता है, वो प्लेजरिज्म बन जाता है और वो गलत होता है। अगर आप किसी को क्रेडिट नहीं देते हो तो वो प्लेजरिज्म बन जाएगा और वो गलत हो जाएगा। ठीक है, उसको उससे फिर क्या हो सकता है, उस पर क्या बोलते हैं, लीगल एक्शन भी आप लोगों पे लिया जा सकता है। इट मे बी पॉसिबल। While using reference, one thing is to be noted that you go to reliable sources of knowledge. तो ऑब्वियसली बात है, जब आप रिसर्च कर रहे हो तो उसके लिए आप कौन से सोर्सेज पे काम फोकस करोगे, वो सोर्सेज जो रिलायबल है। रिलायबल मतलब ट्रस्टवर्दी। क्या है बेटा, जो ट्रस्टवर्दी है, जिसपे ट्रस्ट किया जा सकता है, जिसपे भरोसा किया जा सकता है, सिर्फ उन्हीं चीजों पे हम क्या करते हैं, काम करते हैं। जिन चीजों पे भरोसा किया जा सकता है, जिन चीजों को एक्चुअली में रेफर किया जा सकता है, जो एक्यूरेट है, सिर्फ उसके बारे में बात की जाती है, उसके अलावा और कोई। इट में इंक्लूड है, इसमें बुक्स भी हो सकती हैं, रिसर्च पेपर हो सकते हैं, मैगजीन हो सकते हैं, जर्नल, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, कुछ भी हो सकता है जो रिलायबल है। अब रेफरेंस के एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ लीजिए, वैसे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है। पहले कि एक आप लोगों का इंफॉर्मेशन आता है, क्योंकि आप बहुत सारे पढ़ कि दूसरे के साथ बेटा लिंक हो गया, डायरेक्टली दूसरी के साथ क्या हो जाती है, लिंक हो। प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के लिए रिसर्च के लिए कई बार आप से रिसर्च करते हो, पर आप बना बनाया इंफॉर्मेशन कर लेते हो, यूज कर लेते हो, दोनों में इंपॉर्टेंट है, वो प्ले करता है। क्वालिटी ऑफ रेफरेंस इंप्रूव रिसर्च जर्नल एंड पेपर। जिस रिसर्च पेपर में, जिस रिसर्च जर्नल में जितने ज्यादा रेफरेंस दिए होंगे, वो ना अपने आप साइकोलॉजिकल लेवल पे भी या ऐसे भी लॉजिकल लेवल पे भी ना उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ी हुई महसूस होती है। वही फील कि नहीं यार, इस बंदे ने तो इतनी सारी चीजों को रेफर किया है, अच्छा ये वाली बुक भी रेफर किया, तो वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाता है कि नहीं यार, रिलायबल वाला बंदे ने एक्चुअली में पढ़ाई लिखाई करके, बंदे ने एक्चुअली में मेहनत करके क्या लिखा है, पेपर लिखा है या जो कुछ भी लिखा है। प्रोफेशनल सेक्टर रेफरेंस है एम्प्लॉइज स्ट्रीमलाइन देयर सर्च व्हाइल चूजिंग एम्प्लॉयर। और इसमें रेफरेंस का इस्तेमाल करके कई बार जैसे ऑर्गेनाइजेशन में भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को रेफरेंसिंग कंसेप्ट से यूज किया गया, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन वगैरह से यूज किया गया। और डिसएडवांटेज क्या होता है, कई बार कॉम्प्लेक्स हो जाता है, रिटर्न वर्क हो जाता है, रिजिडिटी आ जाती है, या फिर कुछ भी है नेगेटिव पॉइंट बोल सकते हो। उसके बाद है बिब्लियोग्राफी। आपको जो भी सवाल आता है मैं आप लोगों को बताता हूँ, आपके पेपर में जो भी सवाल आएगा वो कैसा आएगा बेटा, वो स्टेटमेंट टाइप आएगा।
कैसे आएगा? वो सवाल जो आएगा वो आप लोगों का कैसे आएगा? दैट विल बी स्टेटमेंट टाइप। ठीक है, स्टेटमेंट टाइप आएगा। स्टेटमेंट टाइप का मतलब क्या होगा कि आप लोगों को या तो बिब्लियोग्राफी का मीनिंग दे दिया जाएगा, रेफरेंस का मीनिंग दे दिया जाएगा, या कोई ऐसा सवाल दे दिया जाएगा जिसमें दोनों के डिफरेंस का जिक्र हो रहा होगा। ऐसा ही सवाल बनता है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ स्टैटिक पोर्शन तो है नहीं कि कुछ स्टैटिक पोर्शन रहेगा तो उसके हिसाब से ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा अलग तरीके से सवाल है वो पूछा जाता है। अब बिब्लियोग्राफी का मतलब क्या हुआ? एट द एंड ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, किसी भी रिसर्च रिपोर्ट which contain list of books। अब इतनी सारी किताबें हैं, चाहे वो आपने मेंशन की हैं या आपने पढ़ी हैं या कुछ भी, relevant to topic and consulted research during the research। It comprise all the reference cited। अब इसमें रेफरेंस भी अपने आप आ जाएंगे ना, क्योंकि जो रेफरेंस एक्चुअली में लिया गया है वो उन किताबों से लिया गया है, लेकिन सारी किताबों से नहीं लिया गया। तो जिन जिन किताबों का जिक्र है वो रेफरेंस बन गई, और सारी को इकट्ठा कर दो तो वो बिब्लियोग्राफी बन जाएगी। तो ये हेल्प कर देता है। देखो, इसका जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि बिब्लियोग्राफी, जैसे आप किसी रिसर्च पेपर को पढ़ रहे हो तो उसमें उस बंदे ने बिब्लियोग्राफी मेंशन की हुई है, तो वो आपको फर्दर रिसर्च में क्या कर देगी? हेल्प कर देगी। समझ आया? बताता हूँ फुटनोट क्या होता है, आगे बताता हूँ। फर्दर रिसर्च में आपको हेल्प कर देगी। आप बोलोगे अच्छा यार ये वाला टॉपिक ना इस पर्टिकुलर किताब में है, तो मैं ये वाली किताब को क्या कर लेता हूँ? रेफर कर लेता हूँ। ये वाली पर्टिकुलर किताब में इसका जिक्र है, तो मैं इस वाली किताब को क्या कर लेता हूँ? यूज कर लेता हूँ, जिससे क्या हो जाएगा? मेरा काम है वो चल जाएगा। ठीक है ना? तो ये आगे दूसरे लोगों को लीड करने के लिए, दूसरे लोगों को समझाने के लिए क्या करती है? काम। अब ये जो चार्ट है, एडवांटेज डिसएडवांटेज का पढ़ना हुआ तो पढ़ लीजिए, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है। ये वाला चार्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस चार्ट इज इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ से सवाल है वो आप लोगों का बनेगा, इस वाली पर्टिकुलर स्लाइड से आप लोगों का सवाल है वो बनेगा। बिब्लियोग्राफी, a bibliography of reference you have cited in the scholarly work and background and other real that have you read but actually cited। लिखा हुआ है कि वो आपने पढ़ा तो है, या इस तरह आप साइट नहीं किया। आपने उन सारी चीजों को पढ़ा तो है लेकिन आपने साइट नहीं। यार ऐसे जैसे आप एक, अब इसके बाद भी अगर समझ नहीं आया ना तो या तो मैं दीवार में सर मारूंगा या आप मार देना। आप एक शादी में जाते हो, वहां पर 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तरीके की मिठाई पड़ी हुई है। तो ये जो 12 तरीके की मिठाई है ये एक तरीके से आपकी बिब्लियोग्राफी है, सब कुछ। लेकिन इसमें से सिर्फ आपने 3 मिठाइयों को खाया, तो जिसको खाया वो आप लोगों का रेफरेंस है। आप ऐसे याद रख, समझ रहे हो ना? जो सब कुछ अवेलेबल है दैट इज बिब्लियोग्राफी। लेकिन उसमें से जो तुमने अपने काम के लिए यूज किया, जो आप लोगों ने मेंशन किया, जिसके बारे में आपने जिक्र किया, तो वो क्या है? दैट इज योर रेफरेंस। राइट? अब इसके बाद भी समझ नहीं आ रहा तो बेटा फिर मैं और नहीं समझा पाऊंगा। इसके बाद तो समझ आ जाना चाहिए। ये देखो, यू हैव साइटेड इन योर। साइट का मतलब होता है मेंशन करना। साइट का मतलब क्या होता है? एक तरीके से मेंशन करना कि आपने उस चीज को क्या किया है? यू हैव मेंशन। आपने इसको क्या किया है? आपने इसको मेंशन किया है कि किसमें? कि ये वाली चीज इस तरीके से। यू जस्ट मेंशन। कंसिस्ट ऑफ ऑल द सोर्सेज दैट यू हैव यूज्ड इन योर पेपर। मतलब सारे सोर्सेज जो आपने क्या किए हैं? यूज किए हैं। ओनली कंटेन सोर्स यू हैव डायरेक्टली साइटेड इन द पेपर, पर जिसको आपने एक्चुअली में मेंशन किया है। इट इज बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एज वेल। और ये पता, देखो रेफरेंस पता क्यों मैं जाता है? मैं आपको बताता हूँ इसका मेंशन, क्योंकि आपने उसको ढूंढा है और जो आपके काम का है उसको आपने मेंशन किया है। चाहे वो सेकेंडरी ही है, चाहे वो किसी किताब से लिया गया है, लेकिन किताब को पढ़ना, कौन सी चीज आपके मतलब किया उसको हाईलाइट करना, फिर उसको अपने रिसर्च जर्नल में साइट करना, तो उसको प्राइमरी सोर्स बना देता है। ठीक है, इस वजह से
हमारे पास शिकागो साइटेशन, ऑक्सफोर्ड साइटेशंस हैं, यहाँ पे एपीए एमएलए, ये मैं आपको बताऊंगा एपी और एमएलए में दोनों चीज़ों के बारे में। न्यूमेरिकली इसको सिर्फ बिब्लियोग्राफी को 1 2 3 4 ऐसे नंबर दिए जाते हैं। ये जो रेफरेंस होते हैं ना, ये नंबर भी होते हैं और साथ में एबीसी के हिसाब से लगाए जाते हैं जर्नल और रिसर्च पेपर में या थीसिस में। लेकिन ये तो इंडिया के अंदर देखा जाए तो रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी हर जगह पर मेंशन की जाती है। जैसे आपकी पीएचडी होती है तो वहां पर भी ये चीज मेंशन होती है, और रिसर्च कोई जर्नल लिखा हुआ होगा अपने वहां पर भी मेंशन होती है। तो ये लास्ट वाला पॉइंट है, तो ये हर जगह पर ही, इंडिया के अंदर तो स्पेसिफिकली हर जगह पर क्या की जाती है, मेंशन की जाती है। अब आता है टेबल ऑफ कंटेंट और इंडेक्स। अब ये एक ऐसी चीज है ना जो 90% बच्चों को पता ही नहीं होती। अब इसका रीजन भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप मार्केट से कोई भी बुक खरीदो, आप उसके पहले पेज को देखो कि पहले पेज क्या है। पहले पेज पे बहुत सारे बुक में इंडेक्स लिखा होता है या नहीं लिखा होता? कोई भी ऐसी सपोज करो आप यूजीसी नेट के कोई देने जा रहे हो, आपने खरीदा, नाम सुना था, लोगों ने बड़ी परख की, 10 लोगों ने आपको बोला कि ये मत किताब ले लो। लोग अपनी बुक्स की क्या करते हैं, प्रमोशन करते हैं, और आपने उस किताब को खरीदने की कोशिश की, और आप जैसे ही गए और आपने पहले पेज पे इंडेक्स लिख दिया, देखा कि इंडेक्स है, तो आप उस बुक को नहीं खरीदो। बोलो क्यों नहीं खरीदो? को इतनी नहीं है कि इंडेक्स स्टार्टिंग में ना होके एंड में होता है, और टेबल ऑफ कंटेंट होता है, वो अपने आप को राइटर किस मुंह से कहलाता है, वो अपने आप को किस मुंह से राइटर कहला रहा है, जिसको राइटिंग की बेसिक चीजों के बारे में नहीं पता कि स्टार्टिंग में टेबल ऑफ कंटेंट होता है और इंडेक्स होता है, वो एंड में होता है। तो कल को कोई भी किताब खरीदो, अगर आप स्टार्टिंग में इंडेक्स लिखा हुआ है तो वो किताब तुम्हारे काम की नहीं है, वो तुम्हारी जिंदगी खराब कर देगी। फर्क नहीं पड़ता कितने बड़े राइटर ने लिखे। मैं कल को मेरी किताब आती है, मेरी किताब पे भी इंडेक्स लिखा होता है तो खरीदना मत, मैं तो मुंह पे बोलता हूँ। क्योंकि अगर मेरे को इतनी ही समझ नहीं है कि किताब लिखी कैसे जाती है, और मैं सिर्फ अपने नाम के लिए कि भाई मैं राइटर बन जाऊं, मैं अपने नाम के साथ लिख दूं राइटर, एजुकेटर, इन्फ्लुएंसर, मोटिवेटर, तो कोई मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो किताब किसी काम की ही नहीं है। अगर वो किताब किसी काम की ही नहीं है, समझ रहे हो ना? 1 महीना लगेगा किताब निकालने के लिए, समझ रहे हो ना? लेकिन फिर मार्केट में भी 1 महीना ही रहेगी। जो किताब जितनी जल्दी लिखी जाती है वो उतनी जल्दी ही मार्केट से बाहर भी चली जाती है। जिस किताब में मेहनत लगती है, 4-6 महीने 1 साल का टाइम लगता है, वही मार्केट में रुकती है निकालने को। तो मैं अपनी किताब 1 हफ्ता भी नहीं लगेगा, और इतनी बड़ी बड़ी कंपनी के ऑफर है मेरे पास, पियर्सन से लेके मैकग्रा हिल तक, सुल्तान चंद से लेके पियर्सन, ये वाले, ये क्या बोलते हैं अभी, ये इनविंसिबल वाले जो अभी ट्रूमैन वाली करते हैं, वो वाले सबके ऑफर है। लेकिन उनकी कंडीशन पता क्या है? उनकी कंडीशन ये है कि सर हमारे पास बुक बनी हुई है, बस आपकी फोटो चाहिए, हमें कंटेंट हमारे पास बना हुआ है सर, आपकी बस फोटो चाहिए, आपकी फोटो से किताब बिक जाएगी। मैंने कहा भैया फिर रहने दो, मेरी जो गुडविल है उसका फालूदा क्यों करने वाले? मतलब तुम अपने प्रॉफिट के लिए मेरी इज्जत का फालूदा क्यों करोगे? तुम्हारी किताब घटिया निकले, कल को बच्चों को तो यही लगेगा ना कि तलवीर सर ने लिखी हुई किताब है। मैंने कहा अगर मैं किताब लिखूंगा तो खुद लिखूंगा, मुझे नाम देने की जरूरत नहीं है। अगर मेरी किताब है तो कंटेंट भी मेरा ही होना चाहिए। कोई बात नहीं 2 साल बाद आ जाएगी, 3 साल के बाद आ जाएगी, लेकिन तसल्ली से आएगी। मुझे कोई ओवर द नाइट ये नहीं चाहिए कि हाँ भाई एकदम से भाई किताब आ गई, आएगी बिल्कुल, ये तो कन्फर्म है। 24 में तो आपको इतनी सारी चीजें देखने को मिलेंगी जो बहुत सारे लोगों की तो सोच से भी बाहर है, जो मेरे प्लान है। लेकिन वही होता है कि हर प्लान है ना, उसको टाइम लगता है इंप्लीमेंट करने में, ओवर द नाइट नहीं होती। 24 का साल आप लोगों के करियर के लिए बहुत बहुत बड़ी पीक लेके आएगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। मतलब आपके टीचर्स ने 5 साल अपने कॉलेज में आपको इतना नहीं सिखाया होगा जो 2024 में आप लोगों को मैं सिखाने वाला हूँ।
ऑफ कंटेंट। तो याद रखिएगा जो शुरुआत में होता है उसको टेबल ऑफ कंटेंट बोल, ठीक है। और जो एंड में होता है उसको इंडेक्स बोलते हैं। इंडेक्स बेसिकली क्या होता है? इंडेक्स बेसिकली क्या होता है? इंडेक्स में कीवर्ड्स होते हैं अल्फाबेटिकली, ए बी सी डी ऐसे करके अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकली क्या होते हैं? कीवर्ड्स होते हैं, ताकि अगर आप उस बुक में किसी पर्टिकुलर कीवर्ड ढूंढना चाहो कि ये वाले वर्ड के बारे में इन्होंने कहां पर मेंशन किया है, तो आप उस पर्टिकुलर पेज पे जाके उसको क्या कर सकते हो, ढूंढ सकते हो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मुझे लगता है ये वाली किताब में भी है। आता ही नहीं यार ओके भाई, दरवाजा बंद कर देना। ध्यान से सुनो। जैसे एक बुक है माइंडसेट, अगर आप इसको ध्यान से देखते हो, मैं थोड़ा सा पास लगा के देखता हूँ, दिख रहा है क्या लिखा हुआ है? मतलब कंटेंट दिख रहा है, कंटेंट है ना, कंटेंट या टेबल ऑफ कंटेंट मतलब सेम हुआ। तो इससे वो लिखा हुआ है कि कौन सा, जैसे पहला माइंडसेट है, इसके अंदर आगे 7-8 चैप्टर है, उसके साथ पेज नंबर लिखा हुआ है। उसके बाद ऐसे पूरा, फिर ये दूसरे पेज पे टेबल ऑफ कंटेंट है, तीसरे पे भी टेबल ऑफ कंटेंट है ना, इस तरीके से। तो जितनी ये 3 पेजेस पे टेबल ऑफ कंटेंट है। तो ये क्या है? ये इसका जिक्र है, जो मतलब इसके अंदर का कंटेंट है वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। उसके बाद अगर आप एंड में चले जाते हो किसी भी बुक के, कोई स्टैंडर्ड बुक है, तो वहां पर आप लोगों को ये लिखेगा, ये एंड है, दिख रहा है क्या लिखा हुआ है? इंडेक्स दिख रहा है, इंडेक्स लिखा हुआ है। अब इस इंडेक्स में ना ABC ऐसे अल्फाबेटिकली लिखा हुआ है, जैसे अब्दुल जब्बर करीम, ये एक राइटर का नाम है। तो ये कौन से पेज पे इसका जिक्र आया है? उसके साथ एबिलिटी, अकम्प्लिशमेंट एंड एडिशन एंड एफर्ट्स, उसी तरीके से अल्फोर्ड स्टीव, अली मोहम्मद। तो ये मतलब इस बंदे के बारे में, मतलब सपोज करो आपने इसका इंडेक्स देखा, आपने बोला, किसी बंदे ने बोला कि इस किताब में ना मोहम्मद अली की एक बहुत अच्छी कोटेशन दी हुई है, या मोहम्मद अली की एक बहुत अच्छी बात होगी। मैं आपको सिखाता हूँ कि इसको यूज कैसे किया जाता है असल में, ठीक है। ये चीजें प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे इस्तेमाल की होती हैं। तो चीजें बोले कि यार माइंड सेट में ना एक मोहम्मद अली है, उसका जिक्र आया हुआ है। तो मैंने सोचा अच्छा मोहम्मद अली या तो M से आएगा या A से आएगा। तो अब इसके अंदर 84-85 नंबर पेज पे मोहम्मद अली के बारे में बात की है, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने उस पेज को हाईलाइट कर दिया कि यहाँ पर मोहम्मद अली के बारे में जो लिखा हुआ है ना, मुझे वो पढ़ना है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं सीधा उस पेज पे चला जाऊंगा। यहाँ पर 85, तो यहाँ पर सीधा मुझे देखने को मिल गई उसकी एक पूरी की पूरी पैराग्राफ। 85 नंबर पेज पे ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ना इधर, ये देख रहे हो, ये वाला, ये पूरी की पूरी कोटेशन है किसकी? मोहम्मद अली की। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो इंडेक्स इस तरीके से यूज किया जाता है। मुझे नहीं पता आप लोगों को इसके बारे में पहले पता था या नहीं। इंडेक्स का मतलब ही ये होता है कि किसी पर्टिकुलर बुक में आपके मतलब की कौन सी चीज है, उसको आप किस तरीके से ढूंढना चाहते हो, तो ये इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगर नहीं पता था तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि असल में ये चीजें किस तरीके से इस्तेमाल की जाती हैं। हाउ दीज थिंग्स आर यूज्ड, इन चीजों को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ये देखो, ये वाली बुक देखो, अभी ये तो चलो ठीक है, इधर
दिखाया। अभी देखो ये कोई बुक है, पता नहीं कौन से सब्जेक्ट की है, अभी ये देखो, ठीक है ना, मेरे को इंग्लिश की कोई किताब लगती है। अभी इसमें देख रहे हो कि एबेनगेल फ्रैंक, एसेंचर, अचीविंग एक्टिविटी जर्नल, एक्टर ब्राइन, अडल्ट माइंड एडवाइजर, है ना। तो साथ में पेज लिखा हुआ है ना, साथ में क्या लिखा हुआ है, पेज लिखा हुआ है। जैसे अर्जुन के बारे में पढ़ना है तो पेज नंबर 46, 47 और 62 पे आप जाओगे तो आपको इन 3 पेजेस पे अर्जुन का जिक्र मिलेगा। समझ रहे हो ना। तो ये मेन पर्पस होता है इंडेक्स। ये किसका होता है, इंडेक्स को इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। टेबल ऑफ कंटेंट जो स्टार्टिंग में दिया जाता है कि उस पूरी बुक में क्या क्या कंटेंट है। असल में मैं बताता हूँ इसका रीजन क्या है, ना तो हमें किसी ने बताया इस चीज के बारे में, और सबसे बड़ी चीज पता है क्या होता है, जो हम स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे जो रजिस्टर्स लेते थे ना, कॉपीज लेते थे 20 रुपए वाली, उसमें भी पहले पेज पे ऐसे ही टेबल ऑफ कंटेंट की जगह पर इंडेक्स लिखा होता था। वहां से हमारे दिमाग में ये चीज बैठ जाती थी कि अच्छा यार स्टार्टिंग में तो इंडेक्स होता है। क्योंकि अभी भी आप रजिस्टर लोगे ना, इवन के क्लासमेट वगैरह भी अच्छे कंपनीज के भी रजिस्टर्स लोगे ना, अब तो चलो बहुत सारे पे तो टेबल ऑफ कंटेंट लिखा हुआ आता है, लेकिन अभी भी बहुत सारी कॉपीज ऐसी आती है जिसके अंदर अभी भी लिखा हुआ आता है इंडेक्स। अभी भी जिसमें क्या लिखा हुआ आता है, इंडेक्स ही लिखा हुआ आता है। अभी भी जिनमें इंडेक्स ही लिखा हुआ है, ठीक है। सो टेबल ऑफ कंटेंट, द टेबल ऑफ कंटेंट इज वेयर यू लिस्ट द चैप्टर्स एंड मेजर सेक्शन ऑफ योर थीसिस, डिसर्टेशन और रिसर्च पेपर अलोंगसाइड पेज नंबर। तो क्या होता है, इधर टाइटल हो गया और इधर पेज नंबर हो गया, इधर टाइटल हो गया, इधर पेज नंबर हो गया। अब सोचो अगर किसी बुक में से टेबल ऑफ कंटेंट निकाल दिया जाए, उस किताब को पढ़ना कितना डिफिकल्ट हो जाएगा, कितना मुश्किल हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं। मतलब इस किताब के अंदर मेरे काम की चीज क्या है मुझे पता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है। अगर मैं इसमें से इंडेक्स और टेबल ऑफ कंटेंट को निकाल दूं तो इस किताब की जो वैल्यू है मेरे लिए सीधी 75% डाउन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो चीजें हैं जो इसकी वैल्यू को बढ़ा रही हैं। मैं ढूंढता कैसे पागल हो जाऊंगा इतना, भाई 300 पेजेस की किताब में, मेरे को क्या पता कहां पर कोई 32 तो हूं नहीं कि पढ़ लूं, है ना, और बाद में बोल दूं इतने पेज नंबर पे स्पेलिंग मिस्टेक है। ऐसा तो नहीं है भाई, मेरे को तो सारी चीजों को पढ़ना ही पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा कि कौन सी चीज कहाँ पे है। और उसमें ये इंडेक्स भी उड़ा दिया, टेबल ऑफ कंटेंट भी उड़ा दिया, तो मेरे लिए तो ये भी एकदम से खराब हो जाएगी, है ना। तो इस वजह से। और इंडेक्स क्या होता है, बैक ऑफ द बुक और डॉक्यूमेंट containing a list of words with their reference pages where the reader can find or read the same। जहां पर जो रीडर है वो उसको पढ़ सकता है और that will be, तो सेम टू सेम उसी को इस्तेमाल कर सकते। टेबल ऑफ कंटेंट देखो, अब इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है कि टेबल ऑफ कंटेंट में का क्या ऑब्जेक्टिव होता है और इंडेक्स का क्या ऑब्जेक्टिव, मैंने आपको बता दिया। पढ़ोगे तो भी वही चीज आ जाएगी कि टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब सिर्फ ये आपको हेल्प करना होता है कि कौन सी चीज कहां पर है, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एक हेल्प करनी होती है कि भाई कहां पर ये वाली चैप्टर कौन से नंबर पेज पे है, कौन सी चीज कहां पे है, समझ रहे हो। जैसे मेन्यू होता है, अब आप देखो जब आप किसी 5 स्टार होटल वगैरह में जाते हो ना, तो वहां पर ना मेन फ्रंट गेट पे एक बोर्ड लगा हुआ होता है मेन्यू का, वहां पर आपको प्रॉपर्ली बताया होता है कि कौन से खाने की चीज कहां पर है, खाने की चीज कौन से कहां की चीज, ये हो गया। और दूसरा इवन के अगर कोई बफे सिस्टम है ना, तो वहां पर भी हर डिश के साथ, इवन के अब तो शादियों में भी आने लग गया है, हर डिश के साथ उसका टाइटल बताया हुआ होता है, ठीक है, कि इसमें दाल मखनी है, इसके अंदर पनीर है, और ऊपर बड़े लेवल पे लिखा हुआ होता है कि ये वेज है और ये नॉन वेज है ना, नॉन वेज है। तो मैं अभी रिसेंटली फरवरी में मेरे दोस्त की एक शादी थी, तो उसमें भी वही था कि एक साइड पे बस था, हमने ध्यान नहीं दिया, मेरा दोस्त जिसकी शादी थी और दूसरा दोस्त था, तो दोनों गए शादी में, तो हम बड़े मौज से ना नॉन वेज वाले उसमें घूम रहे हैं, नॉन वेज में रश ज्यादा होता है, हमने पढ़ा नहीं कि ये ऊपर नॉन वेज का है, और हमने देखा भी नहीं, ऐसे ही मतलब इतना रश था तो हमने सोचा चलो चक्कर लगा के आते हैं एक,
और जैसे ही हमने भाई नॉन वेज देखा, हम तो वहां से एकदम से रॉकेट हो गए। वहां से हम क्या हो गए, रॉकेट हो गए कि भाई यहाँ पर हमारे काम की कोई चीज नहीं है, यहाँ पर तो धर्म भ्रष्ट कर लेंगे अपना, है ना, यहाँ पर तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा हमारा, ऐसा कर। तो ये अब इसका डिफरेंस देखो, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। जी मैं वेजिटेरियन हूँ, प्योर वेजिटेरियन। टेबल ऑफ कंटेंट क्या बोलता है? टेबल ऑफ कंटेंट implies an organized list containing the chapter wise heading and subheading along with the page number. और इंडेक्स क्या है? इट इज अ पेज विच एक्ट एज अ पॉइंटर टू फाइंड आउट द कीवर्ड। बताया ना, ये आप लोगों को कीवर्ड ढूंढने में हेल्प करता है कि कौन सा कीवर्ड कहाँ पर है, कौन सा कीवर्ड कहाँ पे है, और वो कीवर्ड से आप लोगों को क्या होती है, हेल्प मिल जाती है। उस कीवर्ड से आप लोगों को क्या मिल जाती है, हेल्प मिल जाती है। वेयर इट हैपन्स, तो ये बिगिनिंग में होता है और ये कहाँ पर होता है, एंड में होता है। ठीक है, वो बिगिनिंग में होता है और ये कहाँ पर होता है, ये एंड में होता है। ऑर्डर, ये एक लिस्ट होती है जिसमें पता चल जाता है कि बुक में कौन से, और ये अल्फाबेटिकल लगाया जाता है। इंडेक्स हमेशा अल्फाबेटिकल लगाया जाता है, पहले ए वाले वर्ड, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले, ताकि बाद में वहां से कोई भी सवाल आए तो आप उसको निकाल सकें। बट इट इंक्लूड्स चैप्टर्स, हेडिंग्स, हेडर जो हो जाएगी, इसमें कीवर्ड्स होंगे, टॉपिक की टर्म्स हो जाएंगी। ऑब्जेक्टिव, ये बुक को स्टडी करने के लिए और यहाँ पर कुछ फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। इंक्लूडिंग इन द लिस्ट, नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट। ठीक है, एडिशनल पेज है तो इसको लिस्ट में ऐड कर देंगे और इसको नहीं करेंगे, क्योंकि इंडेक्स अपने आप एक सेपरेट चीज है। क्लियर? तो ये आप लोगों का हो गया, समझ आ गया? टेबल ऑफ कंटेंट और इंडेक्स का डिफरेंस समझ आ गया? इज इट क्लियर कि टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब क्या होता है और इंडेक्स का मतलब क्या होता है? दोनों में डिफरेंस है, वो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेबल ऑफ कंटेंट एंड इंडेक्स। देन आता है फुटनोट और एंड नोट। अभी किसी बच्चे ने पूछा था कि सर फुटनोट और एंड नोट क्या होता है। देखो, फुटनोट और एंड नोट का मीनिंग क्या होता है? फुटनोट का मतलब जो पैरों में है, और एंड नोट है जो लास्ट में होता है। असल में किया जाता है, जैसे कोई चैप्टर है, ध्यान से समझ, एक चैप्टर है, वो आप लोगों के 3 पेजेस पे आपका एक आर्टिकल है। ठीक है, ये 3 पेजेस है आपकी बुक के, और आपने कोई आर्टिकल लिखा 3 पेजेस में लिखा हुआ है। पहले मैं आपको समझाता हूँ फुटनोट क्या होगा। आपने यहाँ पर कुछ मेंशन किया और इधर आपने जिक्र किया था किसी बुक का, तो आप यहाँ पर ना एक नंबर देते हो 1, और उस 1 को फिर नीचे बता देते हो कि ये इस वाली बुक से लिया गया है। हर पेज पे जो जो चीजें आती जाती है उसको नीचे मेंशन करते जाते हो। जैसे यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, तो यहाँ पर आप दूसरे 2 बता दोगे कहाँ से लिया और 3 बता दोगे कहाँ से। और ये ज्यादा डिटेल्ड नहीं होता। ठीक है, फुटनोट नॉट सो डिटेल्ड, क्योंकि सेम पेज पे होता है, तो इस वजह से इसमें ज्यादा डिटेल नहीं होती। मोस्टली नाम ही लिखा जाता है। मोस्टली क्या होता है, नाम ही लिखा हुआ होता है कि कौन सी किताब में से लिया गया है। तो ये तो हो गया फुटनोट। जैसे सपोज करो यहाँ पर 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया, तो यहाँ पर जैसे 4 का कहाँ से लिया गया वो बता देंगे, 5 का जिक्र कहाँ से किया गया वो, और 6 का जिक्र कहाँ से, ऐसे होता है। तो ये तो हो गया आपका फुटनोट। अगर एंड नोट का मतलब क्या हुआ कि आप एंड नोट में ऊपर तो पेज नंबर पे तो वैसे ही लिखोगे, लेकिन ये जो 1, 2, 3, 4, 5 की डिटेल है ना, इसको हर पेज पे नहीं लिखोगे। इसको हर पेज पे नहीं लिखोगे। जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, उस चैप्टर खत्म होने के बाद इन सभी को एक साथ लिखोगे, 1, 2, 3, 4, 5, और ये काफी डिटेल्ड में होते हैं। ठीक है, फुटनोट में डिटेल नहीं होती है, लेकिन एंड नोट है, क्योंकि एंड में होता है तो उसमें पूरा उसके अंदर कहाँ से लिया गया, कितना लिया गया, उसके साथ 2-4 चीजें और भी मेंशन की जाती है, क्योंकि वो लास्ट में आ रहा है, फाइनल पेज पे आ रहा है, तो इस वजह से उसमें उसको ज्यादा डिटेल में लिखे जाता है, उसको ज्यादा डिटेल में लिखा जाता है। ठीक है, देखो इसमें है क्या, इसमें तो नहीं है, शायद किसी बुक में होगा भी। ठीक है, फुट नोट का मतलब सेम पेज पे होता है, एंड नोट का मतलब होता है एंड में। ठीक, ये वाला, ये देखो फुट नोट का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फुट नोट। फुट नोट ऐसे होता है,
जैसे ये देखो, ये फुट नोट होता है, फुट का मतलब पैर पे, तो सेम पेज पे होता है। देखो ये ब्लर तो होगा, इसमें जैसे ये लिखा हुआ है ना, ये किसी राइटर की बुक का नाम लिखा हुआ है, उसका पेज नंबर लिखा हुआ है, समझ रहे हो ना, जैसे 4 और उसके साथ दूसरा, तो ये ऊपर कहीं पर मेंशन किया होगा उस राइटर की किसी बात को, तो उसको यहाँ पर बताया हुआ है कि ये जो लाइन है वो कौन सी बुक से ली गई है, मतलब रेफरेंस दिया गया। ये हो गया फुट नोट। और इसी तरीके से एंड नोट होता है, जहां पर ये सारे इकट्ठे करके कहां पे लिख दिए जाते हैं, एंड में लिख दिए जाते हैं। इन सभी को इकट्ठा करके क्या लिख दिया जाता है बेटा, एंड में लिख दिया जाता है, सारे एक साथ। लेकिन एंड में लिखने से इनकी जो डिटेल है वो थोड़ी सी ज्यादा ऐड की जाती है एंड ऑफ द चैप्टर। तो फुट नोट का मतलब क्या हुआ, फुट नोट रेफर्स टू सप्लीमेंट पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है पब्लिश्ड ऑन द बॉटम ऑफ द पेज, उसी पेज के नीचे लिखी हुई होती है, उसी पेज के नीचे लिखी हुई होती है। वो किसी बुक का नाम हो सकता है, वो किसी कोई रेफरेंस हो सकता है, कुछ भी। और एंड नोट क्या होता है, नोटेड नोट प्रिंट एंड पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द बुक, एक पूरे चैप्टर के एंड में जो समरी जो 5-6 पेजेस है वो सभी डिटेल क्या क्लियर है, ठीक है। इस बात में कोई दिक्कत, जैसे ये आप इस तरह कंसीडर कर सकते हो, देख रहे हो ना, ये हो गया एंड नोट। आर यू गेटिंग द पॉइंट। अब इसमें सारे देखो, ये 9, 10, 11, 12 है ना, एक पेज की बजाय इधर है, और ये काफी डिटेल में है। जो फुट नोट था वो तो एक लाइन में होता है, ठीक है, शायद वो इतना ही लिखा हुआ होता। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा डिटेल दी गई है, यहाँ पर इसको थोड़ी सी और डिटेल दी गई है कि ये तो भाई और डिटेल में है, ये और डिटेल में है, ये और भी डिटेल में। राइट, अब इसके डिफरेंस से आपको ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। जो इसका डिफरेंस पढ़ोगे ना तो उसमें ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाओगे। डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला जो चार्ट है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हो, फुट, फुट का मतलब क्या हुआ, पैर। A footnote is a piece of information, की कोई इंफॉर्मेशन है ये, that is published at the bottom of the page. End note alludes a note, तो end note है तो वो थोड़ा डिटेल्ड होता है, that is printed at the end of book or specific chapter, ठीक है, या तो वो पूरी बुक के एंड पे होगा अगर वो कोई नॉवल वगैरह है, अगर वो चैप्टर वाइज है तो हर चैप्टर के बाद लिखा हुआ होगा। ये कहाँ पर होता है, बॉटम ऑफ द पेज, हमेशा पेज के बॉटम में रहता है। और ये एट द एंड ऑफ बुक और चैप्टर, ये हमेशा कहाँ पर होता है, चैप्टर के एंड में होता है। एन एब्रिगेटेड एडिशन इन एन इंडेक्स एक्सपर्ट्स डिटेल ऑफ द रेफरेंस। अब ये देख रहे हो ना, इधर ये तो सिर्फ क्या हो गया कि ऊपर आपने जो मेंशन किया वो कौन सी बुक से लिया गया वो है, और ये बुक के नाम के साथ साथ में एडिशनल डिटेल भी हो। एंड में है तो वहां से याद रखना कि एंड में दिया ही इस वजह से जा रहा है ताकि जो एडिशनल डिटेल्स है वो भी ऐड की जा सके, क्योंकि पर पेज, हर पेज पे तो डिटेल ऐड नहीं की जा सकती ना, हर पेज पे तो उतनी डिटेल ऐड नहीं की जा सकती। अगर डिटेल ऐड करने लगे तो वो नीचे वाला पेज ही भर जाएगा, नीचे वाला पेज ही भर जाएगा, तो इस वजह से, ठीक है। अगर वो उसमें ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है तो आप उसको फुटनोट की तरह यूज कर लेते हो, और अगर आपको हमें काफी डिटेल की जरूरत है ना, हमें इसमें काफी डिटेल्स की जरूरत है, तो उसको आप कहां पर यूज कर लेते हो, उसको आप एंड नोट में यूज कर लेते हो। उसको कहां पर यूज कर लेते हो आप, एंड नोट में यूज कर लेते हो। समझ आ गया? अरे रेफरेंस तो ओवरऑल टर्म होगी ना, ये तो रेफरेंस देने का तरीका है बेटा, समझ क्यों नहीं रहे हो? अरे फुटनोट एंड नोट है तो रेफरेंस के तरीके ही ना। कैसे देगा उसको, आप उसको फुटनोट की फॉर्म में भी दे सकते हो, आप उसको एंड नोट की फॉर्म में भी दे सकते हो, आप रेफरेंस की फॉर्म में भी दे सकते हो। ये तो तरीके हैं उस नोट को, एंड नोट को लिखने। एक ही आर्टिकल में फुटनोट और एंड नोट नहीं होते हैं, या तो फुटनोट होगा या एंड नोट होगा। अगर फुटनोट है तो फिर एंड नोट नहीं होगा, अगर एंड नोट नहीं है तो फुटनोट नहीं होगा। ये होता है। देन आता है साइटेशन एंड रेफरेंस। साइट का मतलब क्या होता है और रेफरेंस का मतलब क्या होता है, इसको समझ लीजिए। अब इसमें भी बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, इसका सीधा डिफरेंस पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी होगी। देखो
मतलब क्या हुआ? अ साइटेशन इज द वे यू टेल द रीडर दैट कंटेंट मटेरियल इन योर वर्क केम फ्रॉम अनदर सोर्स। साइट करने का मतलब क्या होता है कि आप अपने रीडर को ये बताते हो कि ये वाली चीज कहां से आई है, दूसरे सोर्स से आई है। साइटेशन आप किसके लिए करते हो? रीडर के लिए कर रहे हो। किसके लिए? साइटेशन सीआर से याद रख सकते हो। साइटेशन किसके लिए कर रहे हो? रीडर के लिए कर रहे हो। मतलब आप रीडर को, जो आपकी रिसर्च रिपोर्ट को पढ़ रहा है, जो आपकी बुक को पढ़ रहा है, उसको आप ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि ये जो पर्टिकुलर चीज है वो यहां से ली गई है, ताकि वो उस सोर्स को दोबारा ढूंढ सके, उसकी इंफॉर्मेशन की डिटेल में जा सके, टाइटल ऑफ वर्क को ढूंढ सके, सब चीजों को ढूंढ सके। आज यू गेटिंग द पॉइंट? मैंने अपनी बुक में कुछ साइट कर दिया, एक बुक का नाम साइट कर दिया, तो मतलब मैं रीडर को ये बताना चाहता हूँ कि ये वाली जो डिटेल है मैंने इस किताब से ली है, अगर तुम इसके बारे में और पढ़ना चाहते हो तो इस वाली किताब को ढूंढो, इस किताब को लो और उसके इस नंबर पे, ठीक है? तो ये ज्यादातर रीडर के लिए, इसमें मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वन एंड सेम थिंग ही है, बस थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट किया जाता है। लेकिन रेफरेंस का मतलब क्या हुआ? रेफरेंस एक स्टैंडर्डाइज तरीका है। साइटेशन में आप अपने रीडर को बता रहे हो, लेकिन रेफरेंस का मतलब क्या हुआ कि ये रिसर्च की एक नीड है, समझ लो ना, एक स्टैंडर्ड वे है चीजों को प्रेजेंट करने का, एक्नॉलेज करने का उन लोगों को जहां से आप लोगों ने लोगों की इंफॉर्मेशन, है ना, जहां से आप लोगों ने इंफॉर्मेशन लिया उनको एक्नॉलेज करना, समझ लो ना। तो रेफरेंस राइटर्स के लिए है और साइटेशन रीडर्स के लिए है। अगर आप रीडर्स को कुछ बताना चाहते हो तो वही चीज क्या बन जाएगी? साइटेशन बन जाएगी। और अगर आप जो राइटर्स हैं जिनकी डिटेल दी, अगर आप राइटर्स को ग्रेटिट्यूड देना चाहते हो तो वो क्या बन जाएगा? रेफरेंस बन जाएगा, ठीक है? वो क्या बन जाएगा? दैट विल बिकम रेफरेंस, दैट विल बिकम रेफरेंस। वो क्या बन जाएगा? रेफरेंस बन जाएगा। होते तो दोनों ही कंपल्सरी है, मोस्टली रिसर्च में दोनों का ही योगदान होता है, दोनों को ही हम क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। अब डिफरेंस से ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाओगे। कैसे? ये देखो, साइटेशन का मतलब द वे यू टेल यूर रीडर, बता रहा हूं, आप अपने रीडर को, जो आपकी रिसर्च पढ़ रहा है, उसको बताने की कोशिश कर रहे हो कि भैया जो मैंने कंटेंट लिया है वो कहां से लिया है। अपने रीडर को ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि इस बुक के अंदर जो कंटेंट है वो कंटेंट हमने कहां से लिया है। ये जो इस बुक के अंदर कंटेंट लिखा हुआ है उस कंटेंट का ओरिजिन कहां से है, और अगर तुम उसको और पढ़ना चाहते हो तो तुम उसको कहां से जाके पढ़ सकते हो। और रेफरेंस का मतलब क्या हुआ? अ वे टू आइडेंटिफाई एंड एक्नॉलेज द सोर्स दैट हैज बीन यूटिलाइज्ड और प्रेजेंटेड। कि आप उन लोगों को एक्नॉलेज कर रहे हो जिनकी किताबों को पढ़ के आपने क्या किया है? रिसर्च। मतलब आर यू गेटिंग द पॉइंट? दोनों बात तो एक ही बोल रहे हैं, घुमा फिरा के अगर आप देखते हो तो बात तो वही है कि आप एक हिंट दे रहे हो कि भाई ये वाली डिटेल मैंने यहां से ली है। अगर वो चीज इस कॉन्टेक्स्ट में है कि इस रीडर को समझ आ जाए तो उसको साइटेशन बोल दिया जाएगा, और अगर वो चीजें ग्रेटिट्यूड के फॉर्म में आ जाएगी तो वो आप वहां पर आ जाओगे। जैसे साइट होता है तो वो रेफरेंस हमेशा एंड में होता है, रेफरेंस है वो आप एंड में डालते हो हमेशा। रेफरेंस मतलब कि क्या क्या आपने रेफर किया हुआ है। साइटेशन है क्योंकि इन बिटवीन होता है, तो मेंशन इन द बॉडी ऑफ वर्क, कहां पर आपने उस चीज को मेंशन किया। आपने कोई कोट है, दैट कोट इज साइटेशन, ठीक है? कोई कोटेशन आपने ली है, दैट इज साइटेशन। और वो कोटेशन कहां से ली गई है, किस बुक से ली गई है, वो बुक नेम, दैट विल बी रेफरेंस। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जो कोटेशन लिखी है दैट इज साइटेशन, जिसको आपने मेंशन किया है कि ये वाली है, और फिर वो किस बुक से ली गई है, दैट विल बिकम द रेफरेंस। वो क्या बन जाएगा? वो रेफरेंस बन जाएगा। क्लियर? It includes the name of the author and publication. It includes more information, title of the book, publication of date and page number. तो ये थोड़ा सा कम डिटेल में होता है और ये बहुत ज्यादा डिटेल में होता है। मेन पर्पस टू इंडिकेट द सोर्स, जहां से मटेरियल लिया गया है, और आर्ग्यूमेंट के लिए रेफरेंस का इस्तेमाल करते हो, ब्रैकेट में यूज करते हो, और
प्रेजेंटेड एट एंड नोट और रेफरेंस है वो आपका की जो आपका फुट नोट होता है या एंड नोट होता है उसकी फॉर्म में होता है, और साइटेशन है वो किसमें डालते हो आप, ब्रैकेट में डाल देते। इट इन्फॉर्म द रीडर द बेसिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इट विल फ्रॉम द रीडर कंप्लीट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। समझ रहे हो? तो साइटेशन एक हिस्सा हो जाएगा रेफरेंसिंग का। अब ये भी उसी तरीके से हो गया, पूरा क्या हो गया, रेफरेंस हो गया। किताब का नाम रेफरेंस हो गया, और किताब में से ली गई कोटेशन क्या हो गई, साइटेशन, है ना? जो कोटेशन ली गई है वो साइटेशन होगी, जिस किताब से ली गई है वो रेफरेंस, और जो सारी किताबें पढ़ी हैं वो क्या हो जाएगी, बिब्लियोग्राफी। देखो चार्ट बन गया हमारा पूरा। जो आपने सारी किताबें पढ़ी बिब्लियोग्राफी है, वो किताब जिसको आपने मेंशन किया है वो रेफरेंस है, और उस किताब की जो लाइन, जो कोटेशन आपने मेंशन किया दैट इज योर साइटेशन। अब तो क्लियर हो गया होगा। बिब्लियोग्राफी सबसे बड़ा टर्म है, रेफरेंस उससे छोटा टर्म है, और साइटेशन उससे छोटा टर्म। साइटेशन सबसे छोटा है। अब यहाँ पर कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं जो आप लोगों को पेपर में पूछी जाती है, प्लीज ये बहुत ही ध्यान से समझना, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये 4 टर्म बहुत बार पेपर में पूछी गई, और एक बार तो चारों को एक साथ पूछ लिया, एक बार तो चारों को एक साथ ही पूछ लिया था, चारों को एक साथ ही पूछ लिया था। सबसे पहले होता है IBID, इसको रटना पड़ेगा, ठीक है, इसको रट्टा मारना पड़ेगा। ये है टर्म्स IBID। IBID को अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज बनती है ना। IBID ये ना रेफरेंस में चीजों को मेंशन किया जाता है, रेफरेंसिंग स्टाइल है। IBID मतलब B और D शेप ऐसी होती है, B अगर इस साइड को होगी तो D इस तरीके को होगी ना। ये B और D है, मतलब मिरर इमेज बन जाती है। B को शीशे में देखोगे तो वो D लगेगी, और D को शीशे में देखोगे तो वो B लगेगी। तो मतलब ये वन एंड द सेम थिंग की तरह काम करती है। कैसे? इसका मतलब होता है द सेम। IBID का मतलब होता है सेम। रेफर्स टू द सेम ऑथर एंड सोर्स इज इमीडिएट प्रीसीडिंग रेफरेंस। कैसा मतलब? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने एक ऑथर का नाम लिखा था और उसकी बुक का नाम था और उस बुक का पेज नंबर था, ठीक है, ये रेफरेंस नंबर 1 था। और जो दूसरा रेफरेंस है वो भी सेम ऑथर, सेम बुक और सेम पेज है, तो आप दोबारा उसी ऑथर का नाम किताब लिखने की बजाय क्या लिख दोगे? IBID। मतलब कि ये ऊपर वाला, याद है स्कूल टाइम पे ऐसा होता था कि आप एक लाइन लिख देते थे, नीचे फिर ऐसे कॉमे लगा देते थे, है ना, ऐसे कॉमे लगा देते थे, याद है? कॉमे लगाने का मतलब क्या होता था कि यही चीज यहाँ पर लिखी जाएगी। तो ये कॉमे की तरह जगह पर यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास? वर्ड आ गया IBID। कॉमे की बजाय यहाँ पर हमारे पास क्या वर्ड आ गया? IBID। कि जो इससे इमीडिएट ऊपर है, जो इससे इमीडिएट ऊपर वाली चीज है वही सेम टू सेम नीचे लिखी जाएगी। इस वजह से हमने उसको दोबारा लिखना चाहा नहीं, हमने उसको दोबारा मेंशन नहीं करना चाहा, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके ऊपर लिखी जाती है, वो ऑलरेडी उसके ऊपर लिखी जा चुकी है, इस वजह से हम उसको दोबारा नहीं लिखना चाहते। हम उसको दोबारा नहीं लिखना चाहते क्योंकि हम उसको ऑलरेडी लिख चुके हैं। बात समझ आया? हाँ, ये सिर्फ इमीडिएट वाले में ही होता है, इमीडिएट ही होता है, मतलब इसके ऊपर है तो भी ये यूज किया जाएगा, उसके बाद उसके अलावा नहीं यूज किया जाएगा। पहला हो गया, समझ आ गया? यस। अब देन आता है OP साइट। OP साइट का मतलब हुआ ऑफिस साइटेटम, द वर्क साइटेड। वर्क साइटेड, वर्क साइटेड का मतलब क्या हुआ कि ये इस किताब का जिक्र पहले आ चुका है। कहां आया है? वो 4 पॉइंट पहले भी हो सकता है, 6 पॉइंट भी पहले हो सकता है, समझ रहे हो? रेफर्स टू द रेफरेंस लिस्टेड अर्लियर बाय द सेम ऑथर। अब यही चीज आप ऐसा समझ लो कि यही चीज तीसरे पे कोई और रेफरेंस आ गया, चौथे पे कोई और आ गया, 5वें पे कोई और आ गया, और छठे नंबर पे फिर ये वाले बंदे का नाम आ गया। किसका? ये वाला।
तो आप इसकी जगह पर क्या लिख दोगे, ओपी साइट, मतलब कि ये पहले भी मैं रेफर कर चुके हैं, लेकिन ये क्योंकि अगर से ऊपर वाला ही होता तो आईपीडी लिख देते, लेकिन अब क्योंकि गैप आ गया है तो आप लोकेशन को साइड कर दोगे कि हम इसको पहले कहीं मेंशन कर चुके हैं, कहां पे किया वो मैटर नहीं करता, कहां पर मेंशन किया वो मैटर नहीं करता, पहले मेंशन हो चुका है, दैट इज ऑलरेडी मेंशन, कि वो पहले मेंशन हो चुका है, तो उसको क्या बोल दिया जाएगा, दैट विल बी द वर्क साइटेड, कि ये साइट हम पहले, इस काम को हम पहले मेंशन कर चुके हैं, कहां पर मेंशन किया है, इससे पहले, कितने नंबर पे है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ऑफिस का मतलब वर्क साइट, कि ये काम का, इस काम को हम पहले मेंशन कर चुके हैं, इसका जिक्र पहले हो चुका है, तो हम इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो मतलब अगर इमीडिएट होता तो आईबीआईडी हो गया, अब अगर इमीडिएट नहीं है तो ओपी साइट, अगर इमीडिएट होता तो आईबीआईडी लिख देते, अब क्योंकि इमीडिएट नहीं है, बाकी सारी चीजें सेम है, तो आप ओपी साइट लिख, क्या लिख दोगे, ओपी साइट, यू विल राइट ओपी साइट, ओके, क्या लिखोगे बेटा, ओपी साइट, ओपी साइट। बताइए किसी को इस बात में कोई दिक्कत, बोलो, समझ आ गया। पहला था आईबीआईडी इमीडिएट प्रोसीडिंग, और ओपी साइट का मतलब वर्क साइटेड, कि ये जिक्र पहले हो चुका है, कहां हुआ उससे कोई लेना देना नहीं। देन आता है ईआईबीआईडी हो गया, रेफरेंस टू द इमीडिएट प्रोसीडिंग, और ओपी साइट का मतलब रेफरेंस टू द प्रायर रेफरेंस ऑफ द सेम, ठीक है, तो ये दोनों चीजें हो गई। उसके बाद आता है एलओसी सीआईडी, एलओसी मतलब लोकेशन साइटेड इन द प्लेस साइटेड। अब इसका मतलब क्या हुआ, it is a footnote or endnote terms used to repeat the title and page number for a given work is used in the place of, एक सेकंड बताता हूं कैसे आएगा क्वेश्चन, पहले दो समझ आ गए, पहले दो समझ आ गए, आईबीआईडी और ओपी साइट में किसी को भी डिफरेंस, सिंपल सिंपल, ठीक है। उसके बाद आता है एलओसीसीआईडी, मैं इसकी एक अलग एग्जांपल देता हूं। LOCCID, इसका प्लेस साइटर, प्लेस साइटर का मतलब क्या हुआ, प्लेस साइटर का मतलब होता है, इसको आप आईबीआईडी की जगह पर यूज करते हो, किसकी जगह पर, इट इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ आईबीआईडी प्लेस। इसका मतलब क्या होता है कि ऑथर भी सेम है, बुक भी सेम है, और पेज का टाइटल भी सेम है, सब कुछ सेम है। When the reference is not only to the work immediately preceding but also refers to the same page, कैसे, देखो ध्यान से समझो, दो चीजें हो गई, अगर यहाँ पर ए ऑथर था, उसकी बी बुक थी, और उसके 12 नंबर पेज की बात हो रही थी, और दूसरी जगह पर भी आपने 13 नंबर पेज यूज करना था या 14 नंबर यूज करना था, अगर पेज नंबर अलग होता तो आप क्या यूज करते हो, आप आईबीआईडी यूज करते हो, पेज डिफरेंट पेज नंबर के लिए, क्या है, डिफरेंट पेज के लिए, डिफरेंट पेज नंबर के लिए आप आईबीआईडी यूज करते हो। लेकिन दूसरी जगह पर अगर ए है, बी है और 12 है, मतलब यहाँ पर भी 12 है और यहाँ पर भी 12 है, जब सेम पेज नंबर है तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, आईबीआईडी को रिप्लेस करके एलओसीसीआईडी, लोकेशन साइट, कि भाई लोकेशन भी सेम है, लोकेशन मतलब पेज की लोकेशन, कि वो जो पेज नंबर है वो भी सेम है, कि वो जो पेज नंबर है ना वो भी सेम है। अगर पेज नंबर सेम हो गया तो लोकेशन साइटेड हो जाएगा, और अगर पेज अलग हो गया तो आईबीआईडी हो जाएगा, दोनों सेम है, एक ही तरीके से, मतलब सिनोनिम्स हैं। मैं लिख देता हूं, अगर सेम पेज हो गया, सेम पेज इमीडिएट प्रोसीडिंग है ना, इमीडिएट होता है, अगर सेम पेज हो गया तो आप क्या मेंशन करोगे, LOCCID, और अगर डिफरेंट पेज इमीडिएट हो गया तो IBID,
ये ऐसे ही रटने वाली चीजें हैं, ये आपको पेपर में ऐसे ही पूछी जाएंगी, इसको रट्टा मारना पड़ेगा, ऐसी छोटे छोटे निमोनिक बना के आप इसको याद कर लो, क्योंकि यहां से सवाल बनेगा ही बनेगा। डिफरेंट पेज है तो IBID और सेम पेज है तो LOCID। लिखा हुआ पूरा पढ़ो, पूरा पढ़ो। क्या लिखा हुआ है? LOC is used in the place of IBID when the reference is not only to the work immediately preceding but also refers to the same page। ठीक है, पेज भी सेम हो गया, पेज भी सेम हो गया। अगर पेज का कोई जिक्र नहीं है तो IBID को यूज कर सकते हो, लेकिन अगर ये क्लियर है कि पेज भी सेम है तो उसके लिए आप LOCCID को यूज करो। ठीक है, क्लियर? एक और होता है ETAL। ETAL लिखो अपनी कॉपी पे, ETAL। इसका मतलब होता है एंड अदर्स। कई बार क्या होता है, एक किताब को किसी रेफरेंस को 3-4 लोगों ने लिखा होता है, तो आप एक बंदे का नाम लिख के साथ में ETL लिख देते हो, मतलब कि इसके साथ भाई और बंदे भी हैं। अब हर किसी का नाम लिखना जरूरी नहीं होता, एक मेन ऑथर का नाम लिख दोगे, बाकियों की बजाय ED.AL लिख दो। अगर 2-3-4 अलग अलग ऑथर की बात हो रही है, 3-4 अलग अलग ऑथर की बात हो रही है तो ETAL का जिक्र करो। एंड अदर्स एटसेट्रा की जगह पर आप यूज कर लेते हो। एटसेट्रा का मतलब क्या होता है ना, एटसेट्रा की बजाय आप इसको यूज कर लेते हो ET.AL। एक किताब में, एक किताब को 3 लोगों ने लिखा हुआ है तो आप मेन ऑथर का नाम लिख के उसके साथ ETAL लिख दोगे, एंड अदर्स। समझ आ गया? एंड अदर्स कि भाई दूसरे लोग भी हैं, कि दूसरे लोग भी हैं। जैसे आप कई बार ऐसा होता है ना, ट्रेन की टिकट करते हो या फिर फ्लाइट की टिकट करते हो, तो मेन पेज पे तो सबका नाम दिखाता है, लेकिन जो एक सिंगल सर्कुलेशन निकलता है उसमें ना जो प्राइमरी पैसेंजर होता है उसका नाम लिखा होगा एंड साथ में अदर्स लिखा हुआ आता है, या P2 पैसेंजर 2 और हैं, 3 और हैं, P4 प्लस P4 है। अब उस P4 में जो लोग हैं उसी को यहाँ पर ET.AL बोल दिया गया। समझ लो ना, वही जो 4 अलग अलग और लोग हैं उनके सब लोगों के नाम लिखने की बजाय यहाँ पर ET.AL लिख दिया कि भैया इसके साथ साथ और लोग भी हैं, इसके साथ साथ कुछ और लोग भी हैं जिनका जिक्र हमने किया है। देखो ये 4 ही वर्ड है, इसको अच्छे से समझ लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिएगा। और जो कुछ PYQ में और वर्ड आए हुए हैं, ठीक है, वो जब आप PYQ सॉल्व करेंगे तो वहां पर आप लोगों के बन जाएंगे। आपके सिलेबस में ये 4 वर्ड ही। मैं दोबारा बता देता हूँ, IBID का मतलब उस ऑथर का जिक्र पहले हो चुका है। अगर पेज नंबर की बात नहीं हुई तो IBID यूज कर लोगे। OP साइट का मतलब हुआ कि वो रेफरेंस पहले आ चुका है, इमीडिएटली पहले नहीं आया है, कहीं पे भी आ सकता है। और LO साइट का मतलब हुआ और बाकियों का मेंशन करने की बजाय आप क्या बोल रहे थे, ET.AL कि भाई और भी हैं, एंड अदर्स। एंड अदर्स लोकेशन में ऊपर इमीडिएट नहीं होना चाहिए। हाँ, लोकेशन का मतलब पहले कहीं पर, मतलब उसको ये वाला था ना, सॉरी ये वाला OP साइट, सॉरी ये वाला वर्क साइट में, लोकेशन में नहीं वर्क साइट है, कि
ये वर्क पहले साइट किया जा सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऑलरेडी मेंशन किया जा चुका है। गैप है, इसमें गैप है, इसके अंदर गैप है। हाँ, LOCIT और CBIT ये क्या है? ये इंटरमीडिएट है। मतलब यहाँ पर पहले नंबर पे तो दूसरे नंबर पे ही ये आना चाहिए, तभी इनका इस्तेमाल किया जाएगा, तभी इनका इस्तेमाल नहीं। इसको दोबारा देखिए इस क्लास को, क्योंकि ये क्लास दिखने में आपको लगेगा कि मिसलेनियस है, ये वही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाली, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती है। इस वजह से इसको अभी से अपने दिमाग के अंदर बिठा लीजिएगा, अभी याद करिए। और एक रह गया APA, इससे भी आपको बहुत सारे आते हैं। ये वाला टॉपिक ना बहुत सारे हैं, आप लोगों को मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊंगा और इसमें से जैसा मर्जी सवाल आए आप उसको बना पाओगे, जैसा मर्जी सवाल आए आप उसको बड़े आराम से क्या कर सकते हो, बना पाते हो। पहले तो ये देखो, ये रेफरेंस देने का स्टाइल है। एक होता है MLA, इसको मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन होते हैं, APA को बोलते हैं अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। तो MLA है, ये एक मॉडर्न स्टाइल है और ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल है। देखो MLA है तो आप लोगों ने क्या याद रखना है, MLA कौन होते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं ना। MLA कौन होते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो M फॉर मॉडर्न है, तो उसको अपने दिमाग में याद रखना है, उसको हम अपने दिमाग में याद रखेंगे कि ये कैसे काम करता है। मैं आपको छोटे छोटे निमोनिक बताऊंगा और उसे याद रखना है, क्योंकि ये आप रट्टा मारने बैठोगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। इसमें छोटे छोटे हिंट से क्वेश्चन बनता है। जो APA है, देखो APA से आपने क्या याद रखना है, A से शुरू हो रहा है, कहां तक जाएगा? Z तक जाएगा। तो इसके अंदर टाइटल पेज भी आएगा, फिर अब्स्ट्रैक्ट भी आएगा, फिर बॉडी आएगी, फिर लिस्ट ऑफ रेफरेंस आएगा। मतलब काफी सारी A to Z का मतलब कि इसके अंदर काफी सारी चीजें होंगी। तो मतलब टाइटल पेज भी हो गया, फिर अब्स्ट्रैक्ट भी हो गया, फिर बॉडी भी हो गई और फिर लिस्ट ऑफ रेफरेंस भी हो गया। तो ये इसका पैटर्न है। लेकिन MLA क्योंकि मॉडर्न हो गया, तो MLA बोलते इतना झंझट नहीं चाहिए हमें तो सिर्फ बॉडी पैराग्राफ करो और साथ में वर्क साइटेड पे खत्म। हमें क्या चाहिए? हमें इतना झोल मोल नहीं चाहिए, हमें इतना झंझट नहीं चाहिए, A to Z तक हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ दो चीजें चाहिए। ये MLA क्या बोलते हैं कि हमें सिर्फ दो चीजें चाहिए, और APA वाले बोलते हैं हमें डिटेल में A to Z है तो हमें चार चीजें चाहिए। हमें चार चीजों की जरूरत। हमें क्या है? हमें चार चीजों की जरूरत। इज इट क्लियर? पहला पॉइंट समझ आ गया। दूसरा, जो टाइटल है, as there is no specific title page, the title is mentioned on the very first page। क्योंकि आप टाइटल पेज मेंशन नहीं कर रहे हो तो टाइटल को किस पे दिखाते हो? पहले पेज पे दिखाते हो। और यहाँ पर क्या होता है, टाइटल मतलब समझ रहे हो ना? जैसे ये देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर APA के हिसाब से यहाँ पर लिखोगे और MLA के हिसाब से यहाँ पर। ठीक है, ये तो पेपर में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कंटेंट टाइटल, ऑथर्स नेम एंड नेम ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, जो APA की बात करते हैं। और यहाँ पर देयर इज नो स्पेसिफिक टाइटल पेज, टाइटल इज मेंशन ऑन द वेरी फर्स्ट पेज। तो MLA बोलते हैं कि फ्रंट पे नहीं चाहिए, अंदर जाके देखेंगे। अब ये वाला पॉइंट है जो आप लोगों को सबसे ज्यादा क्लियर करना है। ये दो पॉइंट याद रखोगे तो आप लोगों को दिमाग में, अरे यार विजिबल है, मेरे एंड से सब विजिबल है, आप अपने तरफ से रिफ्रेश कर दो। अगर एक बच्चे को भी दिख रही है तो इसका मतलब क्लास चल रही है। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, ये वाली चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेट को याद रखना। MLA कह रहे हैं कि हम बड़े लोग हैं, हम अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं बताएंगे। MLA वाले क्या बोलते हैं कि हम बड़े लोग
हो गए तो किसी को हमारी उम्र नहीं पता चलनी चाहिए ना, जैसे लड़कियों की होती है, 5 साल पहले भी 23 की थी, आज भी 23 की है और 5 साल बाद भी 23 की रहती है। तो वही चीज है। तो एमएलए वाले बोलते हैं कि भैया हमें ईयर नहीं लिखना, तो ईयर मेंशन हो गया तो आपने सीधा समझ लेना है कि ये एपीए की बात हो रही है। अगर उस राइटिंग उस रेफरेंस स्टाइल में ईयर मेंशन हो गया तो आपने क्या समझ लेना है कि ये एपीए की बात हो रही है। और अगर ईयर मेंशन नहीं है तो आप याद रखने की ये एमएलए की बात हो रही है। ये किसकी बात हो रही है? वी आर टॉकिंग अबाउट एमएलए। पहली बात। और दूसरा, जो एपीए होता है ना, उसके अंदर ना राइटर का सिर्फ इनिशियल वर्ड यूज किया जाता है। जैसे अगर मेरा नाम तलवीर सिंह है तो सिंह लिखा जाएगा पहले सरनेम और उसके बाद सिर्फ टी लिखा जाएगा, पूरा नाम नहीं लिखा जाएगा। मतलब पहले सरनेम आएगा फिर टी लिखा जाएगा। लेकिन यहां पर सिंह और ब्रैकेट में कॉमा डाल के तलवीर। मतलब एमएलए वाले क्या बोलते हैं, भाई हम तो एमएलए हैं तो हमें पूरा नाम चाहिए। तो पूरा नाम मतलब एमएलए और छोटा नाम मतलब एपीए। अब ऐसे ही छोटे छोटे डिफरेंस याद रखने, अदरवाइज पूरा साल भी पढ़ लोगे ये चीजें याद नहीं होंगी। लेकिन जो मैं तरीके आपको बता रहा हूं ये आपको हेल्प करेंगे चीजों को याद रखने में। पहला तो ईयर का जिक्र किसमें होता है? एपीए में होता है, एमएलए में नहीं होता। क्यों? क्योंकि एमएलए वाले क्या बोलते हैं, हमें ईयर की जरूरत नहीं है, हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं बतानी है। लेकिन जब नाम की बात आई तो एपीए वाले बोले हम तो अपने नाम का इनिशियल लिखेंगे, हम तलवीर नहीं लिखेंगे, हम टी लिखेंगे। लेकिन एमएलए वाले बोलते हैं भाई एमएलए हमको चाहिए इज्जत, तो हम पूरा नाम लिखेंगे, हम पूरा नाम लिखेंगे, हम पूरा नाम लिखेंगे, हम पूरा नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद आता है कोटेशन। अब देखो, अकॉर्डिंग टू ऑथर और साथ में पेज नंबर, ये तो ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं। और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑथर ईयर, तो ईयर किस में लिखा जा रहा है? एपीए में लिखा जा रहा है, एमएलए में नहीं लिखा। ईयर और नेम, यही इन दो चीजों को डिफरेंशिएट करते हैं। इसके अलावा बाकी ऑलमोस्ट सब चीजें सेम ही रहती हैं। देख रहे हो ना, हर जगह पर वही आएगा। ऑथर्स लास्ट नेम पेज नंबर, ऑथर्स लास्ट नेम ईयर और पेज नंबर। जहां जहां पर ईयर की बात आ गई वहां पर एपीए, जहां पर छोटे नाम की बात आ गई वहां पर एपीए। लेकिन जहां पर बड़ी चीजों का बात आ गया वहां पर एमएलए। सोर्स पेज को इसको रेफरेंस बोल दिया जाता है, रेफरेंस। एपीए को रेफरेंस बोल दिया जाता है और इसको वर्क साइटेड बोल दिया जाता है। वर्क साइटेड का मतलब, एमएलए वाले बोलते हैं कि हम ना बड़े हैं तो हमें दो चीजों की जरूरत है। इसमें तो रेफरेंस सिंगल वर्ड है, एक वर्ड में गुजारा कर दिया। लेकिन एमएलए वाले बोलते हैं बड़े हैं तो बड़ा गुजारा चाहिए, हमें दो वर्ड यूज करेंगे, वर्क साइटेड। याद रहेगा, एमएलए वाले बोलते हैं हम बड़े लोग हैं तो हमें एक वर्ड से गुजारा नहीं होगा। देखो ये बिल्कुल नॉनसेंस चीज है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, मुझे भी पता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं नॉनसेंस हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को चीजों को याद करने के तरीके बता रहा हूँ ताकि आपको चीजें याद रहें। जब आप पेपर में बैठो तो यही चीजें आपको दिमाग में उस टाइम पे क्लिक करें और आपका आंसर आ जाए। अदरवाइज इनका कोई मतलब नहीं बनता, समझ रहे हो ना? निमोनिक का कोई मतलब नहीं होता, निमोनिक के पीछे कोई लॉजिक नहीं होता। निमोनिक हमेशा नॉनसेंस ही होते हैं, तभी तो वो याद रहते हैं। आपको किसी ने इज्जतदार कोई बात बोली होगी या किसी ने आपको बहुत घटिया बात बोली होगी तो आपको घटिया ही याद रही होगी। किसी ने आपको बोला होगा ना तुम्हारे दांत बहुत प्यारे हैं तो आप भूल जाओगे। लेकिन अगर किसी ने तुम्हें बोला ना कि बंदर जैसे दांत है तुम्हारे, तो वो जो बंदर के दांत है वो तुम्हें हमेशा याद रहेंगे क्योंकि वो यूनिक चीज बोली। तारीफ तो सभी करते हैं, तुम बहुत प्यारी हो, ये तो पता नहीं कितने लड़कों ने बोला होगा। लेकिन जिसने तुम्हें बोला कि तुम तो लप्पू सी हो, तुम तो झींगुर सी हो, उसकी बात को तुम याद रखोगे क्योंकि वो कुछ यूनिक है। इज्जत नहीं याद रहती, बेइज्जती याद रहती है। इसी वजह से इसके अंदर ये आलतू फालतू, आई वाला को टालतू, ऐसी चीजें मैं बनाता हूँ ताकि आप लोगों को पेपर में, देखो मैं हर चीज में तो ये नहीं बनाता हूँ।
जरूरत नहीं होती है मैं वहां पर नहीं लगाता हूँ, लेकिन मुझे पता है जहां पर स्टैटिक पोर्शन है आप लोगों को ये चीज नहीं याद होगी अपने एंड से, वहां पर मैं ऐसी छोटी छोटी आलतू फालतू की चीजों को बनाता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे पेपर में। मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है जहां पर आप लोगों को समझाया जाए वहां पर समझाऊंगा, जहां पर आप लोगों को रट्टा मरवाना है वहां पर आप लोगों को निमोनिक समझाऊंगा। सिंपल एज इट इज, बिल्कुल सिंपल तरीका पढ़ाने का, कोई ऊपर नीचे की बात ही नहीं। जहां पर आप लोगों को चीजें समझनी है वहां पर समझा के याद करवाऊंगा, और जहां पर रट्टा मारना है तो रट्टा मारने का भी तरीका सिखाऊंगा। ये देखो ये आया ना ऑथर का लास्ट नेम और फर्स्ट नेम। अब इसमें क्या लिखा जाएगा, सिंह कॉमा तलवीर। इसमें ऐसे लिखा जाएगा क्योंकि एमएलए है तो इज्जत चाहिए, लेकिन इसमें सिंह कॉमा टी, कौन सा टी सिंह, तलवीर सिंह की बजाय टी सिंह लिखा हुआ है। सरनेम के साथ इनिशियल फर्स्ट लेटर, इनिशियल नाम का फर्स्ट लेटर लिखा होगा, फर्स्ट लेटर लिखा होगा। कैपिटलाइजेशन, द फर्स्ट लेटर ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन द कैपिटलाइज इन द टाइटल इज अंडरलाइन और इटैलिक। अब देखो आप किसी वर्ड को इटैलिक करो या अंडरलाइन करो, किसकी इज्जत ज्यादा होती है? आप किसी वर्ड को जब अंडरलाइन करते हो तो मतलब आप उसको इज्जत दे रहे हो, तो इस वजह से एमएलए में अंडरलाइन किया जाता है। एमएलए बोलता भैया हम देखो, एमएलए से याद रखना है, एमएलए को इज्जत भी चाहिए, एमएलए को पूरा नाम भी चाहिए, एमएलए को ईयर की जरूरत नहीं है। अगर ये 3 से 4 चीजें याद रखी तो इसके ऑपोजिट की सारी बातें कहां पे चलेंगी, एपीए में चली जाएंगी। इसके ऑपोजिट की सारी चीजें कहां पर चली जाएंगी बेटा, एपीए में चली जाएंगी। एमएलए वाले बोलते हैं हमको चाहिए इज्जत, एपीआई वाले बोलते हैं पुराने हम जैसे भी हुए करता है। समझ आ गया? बाकी इसको रट्टा मार लीजिएगा, जितना इसको पढ़ोगे उतना याद हो जाएगा। मैंने अपने एंड से कोशिश की है, क्योंकि इसको आप बुक से भी पढ़ोगे तो भी ये इतना ही है, इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ खास नहीं। लास्ट पॉइंट वही है कि यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन कर देते हो और इधर आप इंपॉर्टेंट चीजों को इटैलिक कर देते हो। इधर अंडरलाइन कर देते हो और इधर ये क्या हो जाता है, इटैलिक कर देते हो। इटैलिक अरे टेढ़ा कर देते हो ऐसा, इटैलिक मतलब समझ रहे हो ना, वो पावर पॉइंट में वगैरह यूज करते हो आप। तो ये आप लोगों की पूरी रिसर्च है। देखो बाकी जब हम सवाल करेंगे बहुत सारी चीजें और भी हैं, हम सवाल करेंगे पीवाईक्यूज कहां पर आएंगी, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना ही सिलेबस है आप लोगों का। इसको पढ़ लिया तो आप समझ लीजिए कि 75% रिसर्च आपकी तैयार हो गई। बाकी की 25% है, जब आप सवाल सॉल्व करोगे, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करोगे, आप उसको पढ़ सकते। देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ भाई, पहले बता देता हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा। आपको मेरे चैनल पे कुछ 12-12 घंटे की मैराथन मिलेगी, है ना, कम से कम 2 पेपर 2 की मैराथन है 12-12 घंटे। आप YouTube पे जाके सर्च करना 12 आवर्स मैराथन तलवीर सर, 12-12 घंटे की 2 मैराथन है। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो 2 मैराथन हो चुकी हैं इसको अगले 1 महीने के अंदर कवर कर लो, क्योंकि ये किसी भी टाइम पे प्राइवेट हो सकती हैं, किसी भी टाइम पे डिलीट हो सकती है। मैं पहले बता रहा हूँ, फिर बाद में मत बोलना कि सर आपने टाइम पे बताया नहीं था। तो मैं आपको 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले बता रहा हूँ। पेपर 1 की भी है और पेपर 2 की भी है। पेपर 1 की 2 है, पेपर 2 की 1 है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इनको अपने एंड से अभी कवर कर लीजिए, क्योंकि ये किसी भी टाइम पे हटानी पड़ सकती हैं, कभी भी टाइम इनको हटाया जा सकता है या कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ नहीं बताने वाले टाइम में क्या होने वाला है। इस वजह से मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का कोई नुकसान हो, तो इस वजह से मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ कि इन क्लासेस को आप YouTube पे जाके सर्च करो 12 आवर्स मैराथन तलवीर सर, मैराथन तलवीर। अगर डाउनलोड होती है तो चाहे डाउनलोड करके रख लो, मुझे नहीं पता कि डाउनलोड का कुछ तरीका होता है या नहीं। YouTube के अंदर डाउनलोड मत करना, ऑफलाइन डाउनलोड कर लेना, समझ लो ना। मतलब अगर YouTube के अंदर ही डाउनलोड की और वो प्राइवेट हो गई तो फिर तो उड़ी जाएगी। YouTube के अंदर डाउनलोड करोगे वो गुजारा नहीं होगा,
उसको किसी ऑफलाइन वीडियो की तरह मतलब अपने फोन की गैलरी में अगर डाउनलोड कर सकते हो तो कर लेना, क्योंकि अगर वो वीडियो हट गई तो फिर वो आपके YouTube के अंदर से भी हट जाएगी। उसका तरीका YouTube पे सीखो।